सभी को नमस्कार मित्रों। बटनेर आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आईएएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2011 के प्रश्नों के बारे में, जिसमें पॉलिटी के जो प्रश्न हैं उन पर हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं मित्रों। पहला प्रश्न, संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें ये देखना है कि उस संदर्भ में कौन कौन से फैक्ट सही हैं। संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नहीं करता है। यानी कौन कौन से प्रावधान है जो करता है और कौन कौन से हैं जो नहीं करता है, ये अपने को देखना है। देखिए, पहले आपको बता दूं मैं कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1992, इसके द्वारा संविधान में 3 चीज़ें जोड़ी गई थी। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। इसके द्वारा संविधान में अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसके द्वारा कुछ अनुच्छेद जोड़े गए थे 243 से 243 ओ तक, कुल आर्टिकल 16 आर्टिकल इसमें जोड़े गए थे। ये अपने को देखना है। अब देखिए, जिला नियोजना समिति का गठन, ये पूछ रहा है कि क्या जिला नियोजना समिति या जिला डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है, क्या उसका गठन 73वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था या नहीं हुआ था। तो देखिए, पहले हम देखते हैं कि इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, और इसका उल्लेख है मित्रों 243 जेड डी में, 243 जेड डी, यानी कि ये जोड़ी गई थी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। यानी कि जो ऑप्शन 1 है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। उसके बाद में है, राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के चुनाव कराएगा, बिल्कुल कराएगा। एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया था, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसका उल्लेख किया गया था 243 के में, बिल्कुल ये इसी भाग में आ रहा है। 243 से जब 243 ओ पढ़ेंगे तो उसमें के का जिक्र आएगा, बिल्कुल। राज्य वित्त आयोग, ये भी 243 किस में है, आई में, तो ये भी इसमें आ रहा है। तो ये दोनों जो हैं ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का जो गठन किया गया था, जो उसका उल्लेख है वो 74वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो इसमें कथन 2 और 3 सही हैं, और 2 और 3 में उत्तर क्या आ जाएगा मित्रों, सी। तो इसका है सी, पहले का सी है, यानी 2 और 3 कथन सही है। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी आप सब लोगों के लिए। बटनेर आईएएस ऐप पर हमारे ये तमाम क्वालिटी कोर्सेज इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स, सीसेट 2021 का कंप्लीट कोर्स और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स हमारे प्रीमियम कोर्सेज हैं। बाकी के कोर्सेज आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पर हम बात करने वाले हैं सीसेट 2021 के कोर्स के बारे में। इसका प्राइस क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है, क्या क्या कुछ आपको मिलने वाला है सीसेट 2021 के कोर्स के तहत। तो दोस्तों, ये जो कोर्स है इसके अंदर आपको 110 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाले हैं। ऑलरेडी ये वीडियोस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, पीडीएफ्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी मौजूद हैं। और ये जो कोर्स है ये बाइलिंगुअल कोर्स है। स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले हो रहे हैं, इसलिए किसी भी लैंग्वेज के एस्पिरेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे दोस्तों, इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या है, तो कंटेंट्स देख लीजिए। 120 घंटे से ज्यादा का कंटेंट यहां पर मौजूद है। सीसेट के पूरे सिलेबस को हमने कवर किया है। मैथ्स और रीजनिंग ये कवर की है अमन शर्मा सर ने, जो कि इस वक्त सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पर पोस्टेड हैं। इनके अलावा कॉम्प्रिहेंशन को भी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग कवर किया है। अमन शर्मा सर फिलहाल डाउट क्लियरेंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो जो भी लोग सीसेट का कोर्स परचेज करेंगे उन लोगों को हमारे स्पेशल सीसेट टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, और अगर उनको कहीं पर कोई डाउट होता है तो उस डाउट का क्लियरेंस अमन शर्मा सर के द्वारा किया जाएगा। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, क्या कुछ आप लोगों को मिल रहा है और सीसेट कोर्स के अंदर वो भी आप देख लीजिए। यहां पर आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए सीसेट के मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। 5 सीसेट मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। हिंदी में अलग से ये सीसेट मॉक टेस्ट रहेंगे और इंग्लिश में अलग से ये टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है।
क्या कुछ कवर कर रहे हैं, क्या कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, वो आप यहां पर देख सकते हैं। मैथ्स में ये तमाम टॉपिक हमने कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कर तमाम टॉपिक्स को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स मैथ्स के अंदर कवर किए गए हैं। इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स हमने रीजनिंग के अंदर कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से सभी टॉपिक्स को देखिए। ये पूरा का पूरा सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग का है, ठीक है। और इस तरह से कुछ हम करते हैं। ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है, साथ ही वही क्वेश्चन हिंदी में भी रहता है। विंडो में यहां पर आपको अपने टीचर मिलते हैं और साइड में क्वेश्चन को हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से आपको कुछ हम ये कवरेज देते हैं। और इसी तरह से दोस्तों जो कॉम्प्रिहेंशन है, जिसको हिंदी में बोधगम्यता कहते हैं, उसको भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर किया गया है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस तो हमने अलग अलग बनाई हैं, हिंदी की वीडियो अलग और इंग्लिश की वीडियो अलग। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अंत में इसका प्राइस आप देख लीजिए दोस्तों। ओरिजिनल प्राइस आप देख पा रहे हैं 1800 रुपए लगभग है, लेकिन प्रेजेंट इफेक्टिव प्राइस जो है वो 799 है, यानी कि 800 रुपए से कम में आप इस कोर्स को प्राप्त कर लेंगे। और हमारा यह दावा है कि पूरे भारत में यह सबसे अफोर्डेबल क्वालिटी सीसेट कोर्स है। तो ये तमाम जानकारियां आपको इस कोर्स के बारे में दी गई हैं। और ये जो कोर्स है ये आपको हमारी ऐप पर मिलने वाला है, बटनेर आईएएस ऐप, जिसको कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने लैपटॉप पर भी हमारा ये कोर्स देख सकते हैं, हमारी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि आपको पहले जानकारी दी गई है, यहां पर आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। www.batnerias.com पर जाकर आप लैपटॉप पर भी हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। और ये कोर्स मोबाइल पर आपको केवल हमारी ऐप में मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत में यदि एक धार्मिक संप्रदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाए तो वह किस विशेष लाभ का अधिकारी होगा। यानी कि किसी धर्म विशेष को अगर अल्पसंख्यक दर्जा मिल जाए तो वो कौन कौन से लाभ प्राप्त कर सकता है, अपने को ये बताना है। हम ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए मित्र, उत्तर कौन कौन से हैं। अगर किसी धार्मिक संप्रदाय की बात हो रही है, अगर उसको अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाता है तो वो कौन कौन सी सेवाएं प्राप्त कर सकता है, उसको कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, ये मेरे को देखना है। तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शन। देखिए, पहला है कि यह विशेष शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन कर सकता है। मित्रों, हमने आर्टिकल 29 और 30 के बारे में पढ़ रखा है, सुन रखा है। जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, उसमें शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है, जिसमें आर्टिकल 29 और 30 हैं, और ये दोनों ही आर्टिकल प्रॉपरली अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करते हैं। आर्टिकल 29 कहता है कि सभी अल्पसंख्यक अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। और आर्टिकल 30 कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। तो यहाँ से ये बात बिल्कुल सही लग रही है कि ये अपनी विशेष शिक्षण संस्थाओं का संचालन कर सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं। बिल्कुल, पहला कथन तो सही है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति स्वयं यानी कि अपने विवेक से उस समुदाय का एक प्रतिनिधि लोकसभा में नामित कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है। देखिए, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, जिनका कि रिजर्वेशन 70 वर्षों तक था, संविधान लागू होने से लेकर 70 वर्षों तक, जो कि अभी हाल ही में समाप्त कर दिया गया है। अतः लोकसभा में कोई भी सदस्य मनोनीत करने वाला प्रावधान अब नहीं है। और दूसरी बात कि अल्पसंख्यक वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल भी नहीं है कि किसी अल्पसंख्यक को लोकसभा में मनोनीत किया जाए। ये बिल्कुल गलत कथन है, ये गलत है। तीसरा है, यह प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री की जो 15 सूत्री जो कार्यक्रम है उससे लाभ प्राप्त करने का प्रावधान है। अल्पसंख्यक उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे कथन 1 और कथन 3 सही है, यानी कि इसमें उत्तर हो जाएगा मित्रों सी। कथन 1 और 3 दोनों सही है, कथन जो 2 है वो गलत है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा, भारत में लाखों विकलांग व्यक्ति रहते हैं, कानून के अंतर्गत उन्हें कौन कौन से लाभ प्राप्त हैं। वैसे देखिए तो डायरेक्टली इस प्रश्न का पॉलिटी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन चूंकि प्रश्न आया हुआ है तो हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से अधिकार हैं जो दिव्यांगों को प्राप्त होते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से अधिकार हैं। पहला देखिए, सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा, बिल्कुल ये होता है।
जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, वो 18 वर्ष का उससे अधिक आयु तक भी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 18 है तो ये फैक्ट बिल्कुल सही है। व्यवसाय स्थापित करने के लिए जब भूमि का आवंटन होता है तो उसमें प्राथमिकता, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि सरकार ऐसा प्रयास करती है कि जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, ये आत्मनिर्भर बन सकें, ये भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें, तो कुछ ऐसी स्थितियों में उनके लिए प्राथमिकता रहती है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। सार्वजनिक भवनों में ढलवां सीढ़ी, देखिए क्या होता है, एक तो होती है सीढ़ी, एक होता है रैंप जिसको हम ढलवां सीढ़ी कहते हैं। सरकारी जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, या जो सरकारी भवन होते हैं जैसे हॉस्पिटल्स हैं, सभी में ऐसा होता है कि एक तरफ सीढ़ी होती है तो एक तरफ ढलवां रैंप होते हैं। तो ये भी इनके लिए प्रावधान होता है ताकि व्हील चेयर जो है उसके जरिए या किसी भी तरीके से वो आसानी से ऊपर जा सकें, नीचे आ सकें। तो ये तीनों ही फैक्ट सही हैं। तो तीसरे में तीनों सही हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा मित्रों, डी, ए, बी, सी तीनों सही हैं। वो सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में फ्री भी पढ़ सकते हैं। व्यवसाय स्थापित करने के लिए जो भूमि का आवंटन होता है तो उनकी प्राथमिकता रहती है और उनके लिए ढलवां सीढ़ी का प्रावधान होता है, ये भी सही है। तो इसमें ए, बी, सी तीनों सही हो जाएंगे, तो उत्तर है डी। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकासी के लिए प्राधिकरण निश्चित रूप से आना चाहिए। देखिए दो प्रकार के फंड होते हैं, एक होती है संचित निधि, एक होती है संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड, और दूसरी होती है आकस्मिक निधि, कंटीजेंसी फंड। देखिए संचित निधि पे जो अधिकार होता है वो होता है संसद का, हमारी पार्लियामेंट का, और जो आकस्मिक निधि होती है वो होती है राष्ट्रपति के अंडर में। हमारा प्रश्न ये कहता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि जो संचित निधि है से निकासी के लिए प्राधिकरण निश्चित रूप से आना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, संसद। हमारी संसद, भारत की संसद द्वारा ही वहां से पैसा निकाला जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। चौथे का बी है, उत्तर सही है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न देखिए, करों तथा अन्य प्राप्तियों के रूप में केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व सरकारी कार्य के संचालन के लिए जमा किए जाते हैं। यानी कि भारत सरकार जितने भी प्रकार के टैक्स लगाती है और अन्य तरीके से जो भी पैसा भारत सरकार को मिलता है, इनका कहने का मतलब है कि वे कहाँ पर जमा किए जाते हैं। तो मित्रों पिछले प्रश्न में हम बात कर चुके हैं, संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जमा किए जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। जितने भी प्रकार का टैक्स भारत सरकार जनता पे आरोपित करती है, विभिन्न प्रकार के निगमों पे आरोपित करती है, और जितने भी प्राप्तियां भारत सरकार को होती है वो सारा का सारा पैसा भारत की संचित निधि में जमा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है, यानी हमें कथनों पर विचार करना है। पहले हम देखेंगे पूर्व की ओर देखो नीति क्या है। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, इसके ऑप्शन क्या है। पहले हम देखते हैं पूर्व की ओर देखो नीति क्या है। देखिए 1992 में ये नीति भारत सरकार लेके आई थी, पूर्व की ओर देखो नीति, और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय। हालांकि आज के टाइम ये पूर्व की ओर देखो नीति को मोदी सरकार ने 2014 में बदल दिया था। पूर्व की ओर देखो नीति का नाम कर दिया गया था, जो कि लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उसका नाम कर दिया गया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी। यानी पूर्व की ओर सिर्फ देखना नहीं है, पूर्व में जाकर कुछ करना है। पूर्व के जो देश हैं, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये जो देश हैं, इनके प्रति हमारी साझेदारी बढ़ाने के लिए, इनके प्रति हमारा जो है रुझान बढ़ाने के लिए, निवेश आकर्षित करने के लिए उस समय की सरकार ने 1992 में पूर्व की ओर देखो नीति लाए थे, और मोदी सरकार ने इसका नाम कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 2014 में इसका नाम क्या हो जाता है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब हमें देखना है कि जो पूर्व की ओर देखो नीति है उसमें क्या क्या प्रावधान थे, इसमें से कौन सा सही है। भारत पूर्वी एशिया के मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, बिल्कुल सही है। भारत पूर्वी एशिया के मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, ये सही कथन है। भारत शीत युद्ध की समाप्ति के बाद व्यापक निर्वात को भरना चाहता है। देखिए निर्वात का मतलब होता है स्पेस, कोई खाली जगह होती है उसको हम निर्वात बोलते हैं। तो शीत युद्ध, हालांकि 1991 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है, भारत का ऐसा कोई विचार नहीं था। भारत, क्योंकि भारत साम्राज्यवादी नीति को नहीं अपनाता, भारत की नीति है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इसलिए भारत के लिए इस फैक्ट को बोलना बिल्कुल गलत हो जाएगा
भारत किसी भी निर्वात को भरने की कभी कोशिश नहीं करता, विशेषकर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। तो ये कथन तो अपने आप में गलत है। भारत दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी एशिया के अपने पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करना चाहता है। बिल्कुल चाहता है। सांस्कृतिक संबंध हैं हमारे, ऐतिहासिक संबंध हैं हमारे, धार्मिक संबंध हैं, जितने भी प्रकार के हमारे संबंध हैं हम चाहते हैं कि उनको बढ़ाया जाए। तो ये कथन अपने आप में सही है। तो 1 और 3 सही है और 1 और 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखिए 7वां प्रश्न, वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा जब पारित नहीं किया जाता। देखिए मैं 2-3 बातें आपको पहले यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि नंबर 1 तो हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसकी बजाय जो शब्द है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण ये शब्द है, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक केंद्रीय बजट जो है वो लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता। देखिए बजट एक धन विधेयक है, ये हमें पता है। बजट एक धन विधेयक है और धन विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में ही रखा जाता है। लेकिन अगर लोकसभा से ही पारित नहीं हुआ तो उस दौरान क्या एक्शन लिया जाएगा ये अपने को देखना है। देखते हैं क्या क्या है। बजट को संशोधित कर पुनः प्रस्तुत किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। बजट को दोबारा से कभी भी संशोधित करके उसको प्रस्तुत नहीं करते हैं। बजट को सुझाव के लिए राज्यसभा को भेजा जाएगा? नहीं, राज्यसभा बजट के संदर्भ में कोई शक्ति रखती ही नहीं है। राज्यसभा के पास सिर्फ इतनी पावर है कि वो धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, इसके अलावा उसके पास कोई पावर नहीं है। राज्यसभा धन विधेयक को पारित होने से इनकार नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ विलंब कर सकती है, और वो भी अधिकतम 14 दिन का। ये भी गलत हो गया। केंद्रीय वित्त मंत्री को पद त्याग के लिए कहा जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री को पद त्याग के लिए कहा जाता है? ये भी नहीं। भाई वित्त मंत्री क्यों त्याग देंगे? वित्त मंत्री त्याग पत्र क्यों देंगे? एक बजट जो तैयार होता है वो तो मंत्रिपरिषद के कहने पे तैयार होता है, किस किस मंत्री को कितने कितने फंड की आवश्यकता है। तो इसमें वित्त मंत्री का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, सभी पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद आएगी इसमें। चौथा है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र सौंपते हैं। बिल्कुल ये सही है, मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र सौंपना पड़ेगा, क्योंकि बजट जब लोकसभा में पारित नहीं होता है इसका मतलब है कि मंत्रियों ने आवश्यकता से अधिक पैसे की डिमांड की है, जो कि अपने आप में एक भ्रष्टाचार है, इसलिए त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8वां, भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है? मित्रों जब भी नहीं वाला प्रश्न आएगा पहले तो आप उस नहीं शब्द को अंडरलाइन करेंगे। अमूमन ऐसा होता है कि हम इस नहीं शब्द को पढ़ना ही भूल जाते हैं और हमारा उत्तर गलत हो जाता है। कौन कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए सार्वजनिक चुनाव में मतदान, ऐसा कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखा जाए तो हमें 4 ऑप्शन में से एक निकालना था और हमें हमारा उत्तर मिल गया है, लेकिन हम बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। वैज्ञानिक वृत्ति का विकास, बिल्कुल। 8वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो लिखता है कि सभी नागरिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन, मानववाद और सुधार की भावना का विकास करें। बिल्कुल वहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द उल्लिखित है, तो ये तो कथन बिल्कुल सही है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, हिंसा से दूर रहें, ये 9वां मूल कर्तव्य है, ये भी सही है। संविधान को मानना और इसके आदर्शों का सम्मान, ये भी बिल्कुल सही है। पहला ही मौलिक कर्तव्य यही है कि सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। ये पहला मूल कर्तव्य है, तो ये भी सही है। तो बी, सी और डी सही है, लेकिन ए वाला जो कथन है वो गलत है और यही हमारा क्या है? उत्तर है। 9वां, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन कौन से कथन सही हैं हमें ये बताना है। यह आधारभूत संरचना के विकास के लिए विदेशी पूंजी का आगम प्रोत्साहित करता है। आगम मतलब विदेशी पूंजी का निवेश, इनपुट, नहीं, बिल्कुल नहीं करता। भाई वित्त आयोग का काम होता है भारत के आंतरिक मामलों में वित्त के बारे में बात करना। विदेशी पूंजी का निवेश हो रहा है, कितना हो रहा है, कब हो रहा है, इस संदर्भ में वित्त आयोग का रोल नहीं है। विदेशी पूंजी को अगर हम प्रोत्साहित करते हैं तो वो काम सरकार का होता है, वित्त आयोग का नहीं होता है। तो पहला कथन तो गलत है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वित्त का उपयुक्त वितरण सुनिश्चित करता है, नहीं। वित्त आयोग का काम है
कि केंद्र सरकार जितने भी टैक्स लगाती है, केंद्र सरकार जो टैक्स लगाती है उसमें से राज्यों का कितना हिस्सा होगा। और आपको बता दूं, राज्यों का हिस्सा वर्तमान में कितना है, 42%। ये तय करना होता है कि केंद्र के टैक्स में से राज्यों का कितना हिस्सा होगा। फिर दूसरा कार्य होता है कि राज्यों को अनुदान की राशि किस रूप में मिलेगी, कितनी मिलेगी, इस चीज की अनुशंसा करना। राज्य सरकारें अपने स्तर पर पूंजी का उत्पादन कर सके, इस संदर्भ में सुझाव देना, सिर्फ ये काम होता है। करों का बंटवारा करना, अनुदान उपलब्ध करवाना, और इस संदर्भ में भी फाइनेंस कमीशन की जो अनुशंसाएं होती है, जो रिकमेंडेशन होती है, वो सिर्फ अनुशंसा होती है, वो बाध्यकारी नहीं होता। सरकार उस अनुशंसाओं को माने या न माने या कितना माने, ये सरकार पर निर्भर है। तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। तीसरा, यह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, नहीं करता, ये भी नहीं करता। इसका मतलब ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, और डी कहता है कि कै ख घ में से कोई सही नहीं। बिल्कुल इसमें कोई सही नहीं है, सभी गलत हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तीनों ही गलत हैं। क्योंकि वित्त आयोग की क्या प्रकृति है, उस संदर्भ में तीनों ही कथन कुछ भी व्याख्यायित नहीं कर रहे हैं, तो तीनों ही कथन गलत हैं। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न। इसमें क्या है, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है शिक्षा का अधिकार, दूसरा है सार्वजनिक सेवाओं में समान पहुंच का अधिकार, तीसरा है खाद्य अधिकार। और प्रश्न क्या है कि उपरोक्त में से कौन मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा पत्र के अंतर्गत मानवाधिकार है। देखिए कौन कौन सा मानवाधिकार है, निम्न में से कौन कौन सा ह्यूमन राइट है। 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वभौम घोषणा पत्र तैयार किया गया था। इस कारण से प्रति वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकार का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा होता है। हर देश के अपने कुछ मूल अधिकार होते हैं, वे सभी मूल अधिकार मानवाधिकार होते हैं, लेकिन सभी मानवाधिकार मूल अधिकार नहीं हैं। और हमारा प्रश्न ये है कि यहाँ भी कुछ अधिकार दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि कौन कौन से मानवाधिकार हैं। देखिए शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सार्वजनिक सेवाओं में समान पहुंच का अधिकार, यानी कि जितनी भी सेवाएं होती है, पब्लिक सर्विस होती है, उसमें सभी व्यक्ति, चाहे वो SC है, ST है, महिला है, पुरुष है, गरीब है, अमीर है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, जो भी है, जैसा भी है, सभी की समान पहुंच होनी चाहिए। बिल्कुल, ये भी अपने में क्या है, ह्यूमन राइट है। खाद्य अधिकार, खाने का अधिकार, ये भी ह्यूमन राइट है। तो ये तीनों ही ह्यूमन राइट है। इसमें ऑप्शन क्या है, डी, तीनों ही ह्यूमन राइट हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, डी। शिक्षा का अधिकार भी शिक्षा का अधिकार भी ह्यूमन राइट है। सरकारी सेवाओं पर सभी की समान पहुंच हो, ये भी ह्यूमन राइट है। और खाद्य का अधिकार, ये भी अपने में क्या है, ह्यूमन राइट है। तो A, B, C तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखिए 11वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में महानगरीय आयोजना समिति, इसका देखना है क्या है, का गठन भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करती है। महानगरीय क्षेत्र में सरकार प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। देखते हैं अब, महानगरीय आयोजना समिति का गठन भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। बिल्कुल, आर्टिकल 243 जड ई। देखिए जड डी, 243 जड डी में तो क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी यानी कि DPC का उल्लेख है, और जड ई में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का उल्लेख है, यानी कि MPC का उल्लेख है। तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है, बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है कि महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करती है, बिल्कुल सही है। ये भी तो देखिए क्या नाम क्या इसका, आयोजन यानी कि प्लानिंग, तो योजना तैयार करती है, बिल्कुल विकास की योजना तैयार की जाती है, ये भी सही है। महानगरीय क्षेत्र में सरकार प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, नहीं, सरकार की योजनाओं को लागू करने का काम मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का नहीं है। तो इसमें उत्तर 1 और 2 सही है, इसमें आ जाएगा A। तो 11वें का A ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां। लेखा मत यानी कि वोट ऑन अकाउंट तथा अंतरिम बजट में क्या अंतर है। देखिए पहला देखते हैं, लेखा मत के प्रावधान का इस्तेमाल एक नियमित सरकार करती है,
जबकि अंतरिम बजट के प्रावधान का उपयोग काम चलाऊ सरकार द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई? सभी सरकारें करेगी, ये कथन गलत है। काम चलाऊ सरकार हो, स्थायी सरकार हो, कैसी भी सरकार हो, बजट का प्रयोग करेगी, ये कथन गलत है पहला। दूसरा है लेखा मत सरकारी बजट को केवल खर्च से संबंधित है, जबकि अंतरिम बजट में खर्च और प्राप्तियां, बिल्कुल बजट में खर्च भी होता है और प्राप्तियां दोनों होते हैं, दोनों शामिल हैं, तो ये कथन सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। केवल 2 सही है, एक गलत है और 2 सही है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो इसके साथ ही मित्रों एक टोटल 12 प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा कर ली है। ये 2011 का प्रश्न पत्र था, IAS प्रीलिम्स एग्जाम 2011 का। उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।